नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएमईसी यानी पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में देश के दिग्गज अर्थशास्त्री से लेकर तमाम पॉलिसी एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में एक बार फिर से आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। वेस्ट एशिया वॉर की वजह से दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने की स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी तक, ईंधन बचाने से लेकर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने तक मोदी ने तमाम मुद्दों पर रायशुमारी की। युद्ध के वक्त में नरेंद्र मोदी कैसे आगे चल रहे हैं, अब आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश बीजेपी पर भरोसा करता है। यह भरोसा कैसे आता है? मोदी पर देश का ट्रस्ट कैसे बढ़ता जाता है? मोदी और मोदी की पार्टी जब भी चुनाव जीतती है तो उसका असर कैसा होता है, यह समझने के लिए आपको आज बंगाल को देखना होगा। बंगाल के लिए मोदी ने परिवर्तन की दरकार का जो नारा दिया था, वो परिवर्तन जमीन पर कैसे हो रहा है, आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद समझेंगे। बंगाल के चुनाव, बंगाल चल रहा, हर कोई बंगाल की चर्चा करता, बाईं तरफ पूरा बंगाल है। नरेंद्र मोदी जून में भी बंगाल का जिक्र कर रहे हैं। विरोधी इकोसिस्टम को क्या डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं? मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, माफियाओं का द एंड नियर है। मोदी ने तय कर लिया है, बंगाल से शुरुआती रुझान आने लगे हैं। भ्रष्टाचारी कहीं भी छिपाओ, अब बचेगा नहीं। मोदी ने ठान लिया है, वसूलीबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी ने फैसला कर लिया है, संपत्ति पर कब्जा करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब, और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। मोदी के जीतने का मतलब क्या होता है, ये आपको उदाहरण के साथ कुछ तस्वीरों की मदद से दिखाते हैं। मोदी जब कहते हैं कि जनता का भरोसा बीजेपी पर है, तो उसकी वजह ये तस्वीर ही है। बंगाल में एक्शन शुरू हो चुका है, क्रिमिनल से लेकर गैंगस्टर्स तक, कट मनी किंग से लेकर तोलाबाज तक, टीएमसी के गुंडों से लेकर आम लोगों पर रौब जमाने वाले नेताओं तक, सबकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। बंगाल में नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन क्लीन से टीएमसी के खेमे में सनसनी मच गई है। मोदी ने 4 मई को बंगाल जीता, 9 मई को बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। 4 मई के बाद सिर्फ 33 दिन के अंदर बंगाल में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया। कहीं टीएमसी से जुड़े गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर धर दबोचा गया, तो कहीं टीएमसी से जुड़े बाहुबलियों ने, क्रिमिनल्स ने, भ्रष्टाचारियों ने खुद ब खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बंगाल में नई सरकार आने के बाद से लेकर अब तक भ्रष्टाचार, वसूली, राहत सामग्री गबन, पोस्ट पोल हिंसा जैसे मामलों में 70 से ज्यादा टीएमसी नेता, काउंसलर्स और लोकल लीडर्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें पूर्व एमएलए से लेकर मिनिस्टर्स और पंचायत लीडर्स तक शामिल हैं। माफियाओं में मोदी की वार्निंग और ताबड़तोड़ एक्शन से खौफ का आलम कैसा है, इसे एक एक करके तस्वीरों की मदद से आपको दिखाते हैं। बंगाल के साउथ 24 परगना से जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वो है टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला की। टीएमसी की टॉप लीडरशिप के खासम खास शौकत मोल्ला भांगड़ ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है। जनाब बांग्लादेश भागने की फिराक में थे, लेकिन बांग्लादेश भागने से पहले एनआईए की टीम ने शौकत मोल्ला को धर दबोचा। टीएमसी के राज में बंगाल के लोग शौकत मोल्ला से कितने त्रस्त हो चुके थे, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जब एनआईए की टीम इसे एनआईए के स्पेशल कोर्ट में लेकर पहुंची, तो चोर चोर के नारों से, मुर्दाबाद के स्लोगन से इसका वेलकम हुआ। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम जब शौकत मोल्ला को मुस्लिम इलाकों से लेकर पहुंची, तो वहां भी शौकत मोल्ला के खिलाफ माच चोर की धुन पर डीजे बजाने वाले मुसलमान ही थे। आईएसएफ के ये सारे वर्कर्स अंडे के साथ रेडी थे, लेकिन गाड़ी के भीतर होने की वजह से शौकत मोल्ला अंडों की चोट केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। से बच गया। लेकिन टीएमसी का ये गैंगस्टर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब शौकत मोल्ला के बाद बाकियों का भी नंबर आने वाला है। शौकत मोल्ला जैसे एंटी सोशल जिनको ममता बनर्जी ने नेता बनाया है, उनकी करतूत हम देख रहे हैं। उनके इलाके में हम रहते हैं, बम बंदूक साल भर चलता है, लोगों को शांति से जीना नहीं देते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को नॉमिनेशन करना नहीं दिया है। और जो नड्डा जी आए थे हमारे डायमंड जा रहे थे, 2000 लोगों के लिए रास्ता ऊपर खड़ा होकर वही अटैक कराया था। माइक से ललकार कर 2000 लोगों ने अटैक किया था। ईंटा पत्थर, बुलेट प्रूफ गाड़ी था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग, इनको तो जेल में ही रहना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। वो 15 सालों टीएमसी जमानत के बाद बीजेपी कर्मी कार्यकर्ता बारबारी लूटपाट किया, उन लोगों को शारीरिक अत्याचार किया, कुदाले बाट रॉड लेकर के टीएमसी गुंडा बाहिनी वो शौकत मोल्ला टीम मेरा बीजेपी कार्यकर्ता ने मारधर किया। हम लोग आज आए यहाँ पे शौकत मोल्ला को, वो देशोद्रोही शौकत मोल्ला को फांसी हम बताएंगे। वो देना ही होगा, फांसी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सजा होना चाहिए। ऐसे कई शौकत मोल्ला का हिसाब होना शुरू हो गया है। कुछ और सैंपल्स आपको दिखाते हैं। हुगली के जंगीपुरा में एक लोकल टीएमसी लीडर रमेश पात्रा को राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने के आरोप में धर दबोचा गया है। अब इनसे मिलिए, ये टीएमसी से जुड़े शाहिदुल मियां हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने घर बनाने की मदद पाने वाले लोगों से 5000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक कट मनी वसूला। लेकिन जब बंगाल में सरकार बदली, माथा भांगा के गुस्साए लोगों ने जवाब मांगा तो टीएमसी के शाहिदुल मियां डर के मारे अपने बिस्तर के नीचे दुबक गए, लेकिन बच नहीं सके, पकड़े गए। इस वक्त माफियाओं की, गुंडों की, मवालियों की नौबत ऐसी आ गई है कि वो घर हो या घर के भीतर अपने बिस्तर के नीचे दुबक कर बैठे हैं या धड़ाधड़ सरेंडर कर रहे हैं। डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। जो कोई निकल रहा है उस पर पब्लिक का गुस्सा अंडों की शक्ल में फूट रहा है। दे अंडे, दनादन अंडे फेंक फेंक कर बंगाल की पब्लिक टीएमसी से जुड़े ऐसे तमाम तोलेबाजों को सबक सिखा रही है। और इसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। माथा भांगा टाउन की वार्ड नंबर 8 की पार्षद काकली घोष पर आरोप लगा था कि उन्होंने रेजिडेंट से लाखों रुपए कट मनी के नाम पर वसूले थे। अब सरकार बदलते ही वो सबके पैसे लौटाने लगी। शुक्रवार रात 4 लोगों को 1 लाख रुपए वापस भी किए और ये सिर्फ पहली किस्त है। इन्हें अभी बाकी रकम भी लौटानी है। जल्दी लोगों के पैसे रिटर्न करो वाला ये सीन बंगाल के कोने कोने में दिख रहा है। कूच बिहार में 80 से 85 लाख रुपए 5 साल में वसूले गए थे, अब वो भी लौटाए जा रहे हैं। आवास योजना, राहत फंड, पंचायत काम के नाम पर 5,000 से 25,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति जो कट मनी ली गई थी, वो भी अब रिफंड किया जा रहा है। एक्शन का दायरा सिर्फ तोलाबाजों तक सीमित नहीं है, अपराधियों के खिलाफ भी फटाफट एक्शन शुरू हो चुका है। कुमार खाली, बसंती और संदेश खाली जैसे इलाकों में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद जब्त किए हैं, जिन्हें शांति भंग करने के लिए छिपा कर रखा गया था, वो भी एक तालाब के अंदर। मोदी के खिलाफ साजिश रचने वाले एक एक माफिया की दुकान बंद होने लगी है। जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कि कोई अंडा ये वो, कभी ये अरेस्ट वो अरेस्ट, ये गंदगी अब उभर के सामने आ रहा है और भी आएगा। तो इसलिए ये पार्टी में रहना हम लोग को बहुत पेशी में लग रहा था। ये पार्टी सिर्फ नाम का माइनॉरिटी, काम कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो आदमी कर सकता है जो कट मनी ले और ऊपर पहुंचाए। तो मैं आने के बाद ये सिद्धांत लिया हूँ कि मैं पार्टी से रिजाइन देना मुनासिब समझता हूँ। कट मनी यहाँ पर आप नीचे से लेके ऊपर तक कट मनी, नीचे वाला को बोलो तो अपने ऊपर में हमको देना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी जी पूरा उनका टीम आईपैक सब अभिषेक बनर्जी, जितना भी नीचे में कैडर है सब अभिषेक बनर्जी का, वो पूरा पैसा रुपया कट मनी वहाँ पहुँच रहा था। और ये इसी वजह से लोग अंदर से बहुत ज़्यादा, आज ये जो भी पार्टी ख़त्म हो रहा है सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से। उसका डिक्टेटरशिप, उसका इतना ज़्यादा जुल्म
हम लोग ऊपर भी 12 साल 13 साल पहले फॉल केस दिया गया, पूरा खत्म कर दिया बंगाल को, पूरा टीएमसी को आईपीएक और अभिषेक मिल के खत्म किया है। रही बात मोदी के सियासी दुश्मनों की, तो देख लीजिए ये वही ममता बनर्जी हैं जो सीएम रहते हुए जब काली घाट मंदिर जाया करती थी तो पूरे मंदिर को किले में तब्दील कर दिया जाता था। आज उन्हीं ममता बनर्जी को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है, दर्शन के लिए भी आम लोगों की तरह इंतजार करना पड़ रहा है। और इन सबके बीच दीदी और भाईपो दोनों पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। दीदी ने कुछ घंटों पहले मीटिंग बुलाई तो सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद मीटिंग में पहुंचे। बगावत ऐसी कि खुद टीएमसी के दूसरे गुट से जुड़े नेता कहने लगे हैं कि जिस रफ्तार से दीदी का कुनबा खट रहा है, कहीं वो देश की सियासत से गायब ही ना हो जाए। देखिए 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। 31 और 5, एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिस्थिति खड़ा होगा, ये तो साफ जाहिर है। हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्लेम किए थे, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर लेके जो स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे, इस पे तो दो राह नहीं है और उनके संख्या घटते रहेंगे। टीएमसी का बागी गुट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो गया है। अभिषेक अचानक कोलकाता छोड़कर दिल्ली निकल लिए और इस बीच अब अभिषेक की सांसदी पर भी खतरा मंडराने लगा है। खबर फैलने लगी है कि क्या केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। काकोली घोष दस्तिका अभिषेक बनर्जी की जगह लोकसभा में पार्टी की लीडर बन जाएंगे। ऋतव्रत बनर्जी गुट टीएमसी के नंबर 2 यानी अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के लीडर पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतव्रत गुट काकोली घोष दस्तिकार को अभिषेक बनर्जी की जगह लोकसभा लीडर बनाने का फैसला कर चुका है। शुक्रवार रात तक काकोली के समर्थन में 10 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर जमा भी हो चुके हैं। 7 जून यानी रविवार को करीब 20 टीएमसी लोकसभा सांसदों की बैठक हो सकती है। अटकलें हैं कि 8 जून को जब इंडी अलायंस की बैठक दिल्ली में हो रही होगी, उसी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी सौंप दी जाएगी जिसमें काकोली घोष दस्तिकार को नई लीडर बनाने का प्रस्ताव होगा। इस खबर की टाइमिंग इसलिए भी नोट करने वाली है क्योंकि कुछ घंटों पहले ही काकोली घोष ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि 2026 में ममता बनर्जी को मिली हार की वजह उनकी खराब नीतियां और सरकार का फेल्योर था। यानी बंगाल की पिक्चर अभी बाकी है, दीदी को एक और झटका लगना बाकी है। टीएमसी पार्टी खत्म हो रही है, खत्म हो गई है। टीएमसी तो खत्म हो गई, मैं तो पहले ही बोला था ये सरकारी पार्टी है। सरकारी पार्टी जिस दिन बेनिफिशियरी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टी। तृणमूल कांग्रेस के मूल में कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस आई को छोड़कर जिस इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने ममता जी को इतना महत्व दिया था, इतना प्यार दिया था, उसको दगा देके, धोखा देके इन्होंने कांग्रेस तोड़ी थी और कांग्रेस को तोड़कर अपनी कांग्रेस बनाई थी जिसका नाम था तृणमूल कांग्रेस, यानी असली कांग्रेस। और कांग्रेस आई को वो नकली कांग्रेस कहती थी। आज वही हिस्ट्री दोहरा रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उनकी पार्टी अब मुस्लिम लीग बन चुकी है, अलग बात है, लेकिन दोनों में होड़ था कि मुस्लिम लीग के रास्ते पे कौन चलता है। तो तुष्टीकरण करती रही 15 साल और कुछ किया नहीं। आज तृणमूल कांग्रेस के साथ वहां की जनता नाराज है, वोटर नाराज है, सांसद नाराज है, विधायक नाराज है, कॉरपोरेटर नाराज है, तृणमूल के नेता नाराज हैं। सिर्फ अभिषेक बनर्जी को नेता स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी काम कर रही हैं। इनकी पार्टी की हालत वही होगी जो कांग्रेस की हालत हुई है, यानी 2 एमएलए कांग्रेस के हैं, वो भी 2 मुस्लिम हैं। अब इनके साथ भी 1-2 लोग रह जाएंगे और बुआ भतीजे की पार्टी कहलाएगी। टीएम जो तृणमूल की जगह कांग्रेस अभिषेक
बन जाएगी। बस मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, एक पार्टी आदर्श नीति का ऊपर खड़ा होके आगे बढ़ेगा तो इतना जल्दी ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो चीज हो रहा है ये सबको पता है। जो कांग्रेस का एक नकली कांग्रेस बनाने का जो प्रयास था, इसलिए छात्र परिषद, तृणमूल छात्र परिषद, तृणमूल युवा कांग्रेस, ये जो तरीका था ये तरीका गलत था। अभी ये आज प्रूव हो गया जे ये गलत तरीका का ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ा था, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का इतना जल्दी आज ऐसा स्थिति में आज खड़ा हो गया। देखिए, जिसका काम ही है तोड़ना, उसको किसी न किसी दिन टूटना ही है। आने वाला कल में ये इस्लामिक हिस्ट्री में तृणमूल कांग्रेस का नाम लिखा रहेगा। तृणमूल कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी कहना सही है या नहीं, ये लेकर चर्चा होने वाला है। और तृणमूल कांग्रेस का एक ही नीति था, वो था भ्रष्टाचार, करप्शन, एंड तृणमूल कांग्रेस वाज सिनोनिमस। तो तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी मामले में हमारा दखल देने का कोई भी इच्छा नहीं है दूर दूर तक। बिना तृणमूल कांग्रेस का ही हम लोग 207 आसन में हमारा प्रत्याशी जीत कर आए हैं, 2/3 बहुमत मिला। और आने वाला काल में ये भाजपा का ग्राफ ऊपर जाएगा। लोग इसका खिलाफ वोट दिया है, ये सारे का सारे जो है इसका छवि जनता को मालूम है। तो इसलिए तृणमूल का रसोई में क्या पक रहा है, उसमें तीखा है या नमकीन है, ये हम लोगों का क्या लेना देना। हाँ, हम लोग तो देख रहे हैं, एक साइलेंट स्पेक्टेटर का माफी। टीएमसी में जारी अंदरूनी उठापटक के बीच अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कहने को वो 8 जून को होने वाली इंडी अलायंस की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि 8 जून को ममता गुट के लोग खरगे की इंडी अलायंस वाली बैठक में जाएंगे और उधर ऋतव्रत गुट अभिषेक बनर्जी के पद पर दावा ठोक रहा होगा। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में वो सियासी तस्वीर बहुत मायने रखेगी। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री इसी महीने की 20 तारीख को वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे के मौके पर एक बार फिर बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला बंगाल दौरा होगा और जाहिर है मोदी जब यहां पहुंचेंगे तो बंगाल के लोगों से सीधी बात करेंगे। 1 महीने में क्या हुआ, आगे क्या क्या होने वाला है, इसका पूरा ब्यौरा देंगे। वो ब्यौरा क्या होगा, इसका हिंट मोदी पहले ही दे चुके हैं। बाईं तरफ पूरा बंगाल है और दाहिनी तरफ पूरा आसाम है। दशकों से विकास के सपने देखे थे, जो सपने पहले देखे वो पीढ़ियां तो चली गई, लेकिन आज जो पीढ़ी है वो अपनी आंखों के सामने देख रही है कि उनके माँ बाप, दादा दादी जो सपने देखते थे वो आज सपने पूरे होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, जब विकास के विजन के साथ संवेदनशील गवर्नेंस जुड़ता है तो परिवर्तन तेज गति से जमीन पर उतरता है। 20 जून को मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले ही मोदी के मंत्री बंगाल पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि कोलकाता मेट्रो को 60 नए अत्याधुनिक ट्रेनें मिलेंगी। साथ ही साथ दिल्ली से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। बंगाल में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। मोदी ऐसे काम करते हैं, बुलेट की स्पीड में प्रोजेक्ट्स पूरा करते हैं, तभी तो हर चुनाव जीतते हैं। मोदी की गारंटी पर देश को इतना भरोसा क्यों और कैसे, आज ये भी समझ लीजिए। जिस वक्त प्रधानमंत्री के दुश्मन मोदी की कुर्सी छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे थे, कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहे थे, उस वक्त मोदी देश भी संभाल रहे हैं और आगे का भी प्लान बना रहे हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच, ईरान अमेरिका युद्ध से पैदा हुए उथल पुथल के बीच मोदी ने आज एक अहम बैठक की है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी PMEAC की इस मीटिंग में दिग्गज अर्थशास्त्री और पॉलिसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में मोदी ने वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। मोदी ने एनर्जी मार्केट, महंगाई का दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और व्यापार के प्रभाव पर खास ध्यान देने को कहा। मोदी ने इस मीटिंग में फिर से आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, परमाणु ऊर्जा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में रणनीतिक निवेश की वकालत की। लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने का आग्रह किया। निवेश के माहौल को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। भारत की ग्रोथ पर भी बात हुई। यानी जिस युद्ध काल में पूरी दुनिया रेंग रही है, उस वक्त भारत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और यह मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है। हम सब जानते हैं दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। नरेंद्र मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, उसमें से एक गारंटी बस कुछ ही घंटों पहले पूरी हुई है। युद्ध काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से रफ्तार दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% रही है, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। मैं तो आज सुबह दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, जो खबर आई है, वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7 और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8 और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति।
यानी नरेंद्र मोदी के जो सियासी दुश्मन भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, जो राहुल गांधी, जो इंडिया अलायंस के दूसरे नेता देश में आर्थिक तूफान आने वाला है कि मनोहर कहानियां सुना रहे थे, आज उनकी जुबान पर ताला लग गया है। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। मोदी का सुशासन एक बार फिर से रंग लाया है। किम जोंग उन एक नया एटम बम बना रहा है। प्योंगयांग की एटॉमिक फैक्ट्री में दिन रात इस वक्त काम चल रहा है। किम खुद जाकर फैक्ट्री की एक एक चीज देख रहा है। किम अपनी बेटी के साथ डिस्ट्रॉयर में बैठकर समंदर के बीचों बीच गया। क्रूज मिसाइल्स और एंटीशिप मिसाइलों की टेस्टिंग को देखा। किम की एटमी मिसाइलों की रेंज में अब वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जैसे शहर आ चुके हैं। किम युद्ध की तैयारी में है। जिनपिंग से किम की मुलाकात भी होने वाली है और इस मुलाकात पर वॉशिंगटन की नजरें टिकी हुई हैं। किम जोंग उन नया एटम बम बना रहा है। दुश्मनों को किम नया एटम बम दिखा रहा है। किम की ब्रांड न्यू एटमी फैक्ट्री देख दुश्मन के होश उड़े। किम की नई फैक्ट्री में परमाणु प्रोडक्शन 100% बढ़ा। किम का कंट्रोल बटन पुतिन के पास, टेंशन में जिनपिंग ट्रम्प। किम का नया एटम बम देखकर ट्रम्प का टेंशन बहुत हाई है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और गुआम बेस को उत्तर कोरिया कभी भी उड़ा सकता है। किम की नई परमाणु फैक्ट्री का प्रोडक्शन देखकर साउथ कोरिया बहुत परेशान है। किम का दिमाग ठनका तो एक ही प्रहार में पड़ोसी मुल्क को किम तबाह कर सकता है। जापान ने अभी तक किम जोंग उन की हवा में उड़ती मिसाइलें देखी हैं। अब किम उन्हें फैक्ट्री में घूम घूम कर महातबाही का एटम बम दिखा रहा है। किम की नई परमाणु फैक्ट्री देखकर पड़ोसी जिनपिंग भी अंदर ही अंदर बहुत बेचैन है। किम की पुतिन से सबसे तगड़ी दोस्ती है। जिनपिंग को यह दोस्ती दिन रात खटक रही है। सोमवार को जिनपिंग किम से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा उनके मेन एजेंडे में है। चीन नहीं चाहता कि उनका पड़ोसी मुल्क इस रफ्तार से एटम बम बनाए। ये किम जोंग की वही ब्रांड न्यू परमाणु एनरिचमेंट फैक्ट्री है जहां सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। सेंट्रीफ्यूज ही साधारण यूरेनियम को हथियार ग्रेड यूरेनियम में बदलता है। फैक्ट्री में यूरेनियम एनरिचमेंट की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। किम जोंग ने उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति को तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया है। 5 साल में परमाणु हथियार बनाने के सामान का प्रोडक्शन 100% बढ़ा लिया है। अभी किम जोंग उन के पास 50 से 60 परमाणु बम हैं। उसके पास प्लूटोनियम और एनरिच्ड यूरेनियम का इतना बड़ा स्टॉक है जिससे 70 से 90 परमाणु बम बना सकता है। किम जोंग उन हर साल 6 से 7 नए परमाणु बम बना सकता है। किम की फैक्ट्री में नए एटमी हथियार बनाने की होड़ क्यों मची है? किम को अंदेशा है ट्रंप साउथ कोरिया के साथ मिलकर प्योंगयांग में हमला कर सकते हैं। अमेरिका को तभी हमला करने से रोका जा सकता है जब किम के पास ऐसे एटमी हथियार हो जो अमेरिका में मेनलैंड तक तबाही मचा सकें। किम जोंग की नई परमाणु फैक्ट्री कहां है? रिपोर्ट के मुताबिक
किम ने नई परमाणु फैसिलिटी योंगब्योन या कांगसोन में विकसित की है। फैक्ट्री में किम जोंग ये सुनिश्चित करने आया है कि जो भी टास्क उसने फिक्स किया है वो हर हाल में पूरा होना चाहिए। वहां मौजूद अफसरों को लगातार निर्देश देता है, फिर फैक्ट्री के उस हिस्से में जाता है जहां कंप्यूटर लगे हुए हैं और कर्मचारी वहां काम करते हैं। किम पीछे खड़ा है, परमाणु वैज्ञानिकों से एक परमाणु बम की डिजाइन दिखाते हैं। किम जोंग ऐसा तानाशाह है जिसके पास 2 तरह के न्यूक्लियर बम हैं, एक एटम बम, दूसरा हाइड्रोजन बम। एटम बम को यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 से बनाया जाता है। हाइड्रोजन और थर्मोन्यूक्लियर बम है जो एटम बम से ज्यादा विनाशक होते हैं। अब सवाल उठता है कि किम जोंग से ट्रंप को क्यों डर है। किम जोंग उनके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये ठोस ईंधन से चलती हैं, अमेरिका तक मार कर सकती हैं। किम की होसोंग 18 मिसाइल 15,000 किलोमीटर से अधिक तक मार कर सकती है। होसोंग 17 मिसाइल मल्टी वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है, MIRV की क्षमता से लैस है। ईरान इजरायल युद्ध में क्लस्टर मिसाइलों का निर्णायक रोल देखकर अब किम का भी पूरा जोर ऐसी मिसाइलों के डेवलपमेंट पर है जो मल्टी वॉरहेड लेकर उड़ान भर सके। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,030 किलोमीटर है। किम की होसोंग 18 और 17 मिसाइलें इन शहरों में परमाणु प्रहार कर उन्हें हिरोशिमा, नागासाकी की तरह हमेशा के लिए निर्जन कर सकती हैं। प्योंगयांग से न्यूयॉर्क की दूरी करीब 10,980 किलोमीटर है। न्यूयॉर्क को परमाणु प्रहार से ध्वस्त करने के लिए किम की होसोंग 15 मिसाइल ही काफी है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। किम जोंग उन की होसोंग 14 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। प्योंगयांग से अमेरिका के गुआम बेस की दूरी 3400 किलोमीटर है। गुआम बेस में अमेरिका के बड़े बड़े बॉम्बर और डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। यहां अमेरिकी सेना के हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस भी यहां तैनात रहती हैं। किम जोंग उनकी मध्यम दूरी की मिसाइलें भी यहां तबाही मचा सकती हैं। उत्तर कोरिया के मध्यम दूरी की मिसाइलों में होसोंग 4500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा पुक गुक सोंग 2 भी इतनी दूरी तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। किम जोंग की होसोंग 11 मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और दिशा बदलते हुए आगे बढ़ती है। दुश्मन के रेडार को चकमा देते हुए यह बड़ी तबाही मचा सकती है। यह रूस की इस्कंदर मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर बनी है। इसमें क्लस्टर वॉरहेड लगे हैं। ट्रंप और उनके पार्टनर के लिए सबसे टेंशन की बात यह है कि किम जोंग उन ने AI तकनीक से चलने वाली मिसाइलों का टेस्ट भी कर लिया है। ये मिसाइलें दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस से बचते हुए आगे बढ़ती हैं और टारगेट पर सटीक निशाना लगाती हैं। तमाम प्रतिबंधों और अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम फुल रफ्तार से चल रहा है। अब किम जोंग उन ने ऐसी क्रूज मिसाइलें और मल्टीपल लॉन्चर तैयार कर लिए हैं जो नई नेविगेशन तकनीक पर चलती हैं, टेरेन मैपिंग से लैस हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किम जोंग उन के पास ऐसे रॉकेट हैं जो छोटे परमाणु हथियार ले जा सकते हैं, 1-2 किलोमीटर के दायरे में महातबाही मचा सकते हैं। किम ने खुद अपनी मौजूदगी में रॉकेट आर्मी का परफॉर्मेंस देखा। ज्यादातर रॉकेट ने अचूक निशाना लगाते हुए टारगेट को ध्वस्त किया। किम के किस फरमान से उनके दुश्मन थर थर कांप रहे हैं? किम ने उत्तर कोरिया की परमाणु नीति में ऐसा क्या बदलाव कर दिया है? किम ने संविधान में संशोधन किया है। अगर किम जोंग उन पर पहला हमला होता है या उत्तर कोरिया के किसी परमाणु केंद्र को निशाना बनाया जाता है तो उत्तर कोरिया सीधा परमाणु अटैक कर देगा।
किम जोंग उन की परमाणु फोर्स को किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किम के इस आदेश का सीधा असर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में पड़ने वाला है, क्योंकि किम जोंग उन की लिस्ट में ये दुश्मन देश हैं। किम जोंग उन सिर्फ एटमी लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहा है, वह समंदर की लड़ाई की तैयारी भी जोर शोर से कर रहा है। ये तस्वीरें एक डिस्ट्रॉयर की हैं, जिसे समंदर में उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। किम जोंग उन खुद लॉन्चिंग के दौरान डिस्ट्रॉयर पर पहुंचा। डिस्ट्रॉयर में किम जोंग की बेटी किम जू ए भी मौजूद है। किम अपनी बेटी को डिस्ट्रॉयर के बारे में बता रहा है। इस डिस्ट्रॉयर का नाम कांगकोन है। किम युद्धपोत में बैठकर कंट्रोल सेंटर और वेपन सिस्टम को देख रहा है। डिस्ट्रॉयर की समंदर में स्पीड और मुड़ने की क्षमता से किम खुश हुआ। किम ने इस दौरान कहा कि शांति और संप्रभुता शक्तिशाली सैन्य ताकत से ही संभव है। अगर अमेरिका और साउथ कोरिया समंदर में किम जोंग उन को चैलेंज करते हैं, तो उससे निपटने के लिए उसने 2 डिस्ट्रॉयर पानी में उतार दिए हैं। एक डिस्ट्रॉयर का नाम कांग केन और दूसरे का नाम चोए होन है। दोनों की क्षमता 5-5 हजार टन है। किम जोंग और उनकी बेटी की मौजूदगी में दोनों डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइलें फायर की गई हैं। ऐसा तभी किया जाता है जब कोई देश युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। किम ने डिस्ट्रॉयर को एंटी शिप मिसाइलों, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस कराया है। मतलब जमीन और आसमान से अगर हमला हो तो डिस्ट्रॉयर उसे नाकाम कर सके। इनमें परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी लगाई गई हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का अगला प्लान 10,000 टन के डिस्ट्रॉयर बनाने का है। किम ने उत्तर कोरिया की नेवी को आदेश दिया है कि 5 साल में वो कम से कम 10,000 टन के 10 डिस्ट्रॉयर समंदर में उतारे। किम जोंग उन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी में से एक है। उत्तर कोरिया के पास 60,000 की नेवी है। 700 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जिनमें गश्ती नौकाएं, पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर हैं। उत्तर कोरिया के पास 70 से 80 डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। ये संग ओ, रोमियो और युगो क्लास की हैं, जो तटों की रक्षा के लिए हैं। किम जोंग के नेवी के पास जो भी साजो सामान है वो पुरानी तकनीक का है। ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया की तुलना में कम सक्षम माने जाते हैं। किम जोंग उन सिर्फ एटमी वॉर और समंदर की लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहा, वो अपनी बेटी को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। वो बेटी को गन चलाना सिखा रहा है। उत्तर कोरिया की कमान किम जोंग के बाद उनकी बेटी किम जू ए को मिलने तय है। अब हर एक मौके पर किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी किम जू ए नजर आती है। हालांकि किम जू ए की उम्र सिर्फ 13 साल है। पुतिन के साथ जिस तरह की बॉन्डिंग किम जोंग उन की डेवलप हुई है, उससे जिनपिंग टेंशन में है। रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग उन ने खुलकर पुतिन का साथ दिया, हथियार भेजे और सैनिक भी ग्राउंड पर उतारे। सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्योंगयांग पहुंच रहे हैं। चीन ऐसे परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो किसी और देश के इशारे पर चल रहा हो। शी के दौरे में किम के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी बात हो सकती है। चीन कोरिया प्रायद्वीप में एटॉमिक हथियारों की होड़ से चिंतित है। लेकिन मुझे लगता है कि अब चीन सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप में ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व एशिया में भी परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर चिंतित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिण कोरिया के पास भी परमाणु पनडुब्बी है। जापान ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वे हमेशा हजारों परमाणु हथियार बनाने की क्षमता का दावा करते रहे। असल में उन्होंने अपने इतिहास का सामना नहीं किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी आक्रामकता के लिए माफी नहीं मांगी है। इसीलिए अगर वे परमाणु नीति में तथाकथित 3 ना की सीमा को पार करते हैं, यानी कि परमाणु हथियार न बनाना, अमेरिका की तरह परमाणु हथियार जमा न करना और परमाणु पनडुब्बी न बनाना, तो अमेरिका और अन्य देशों के लिए परमाणु हथियारों का मेजबान या बंदरगाह बनना स्थिति बदल जाएगी। इसीलिए चीन और उत्तर कोरिया दोनों उत्तर पूर्वी एशिया में परमाणु निरस्त्रीकरण का दावा कर सकते हैं, न कि सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप में। Maybe they can more open. Then that's basically China also hope.
जिनपिंग इस दौरे से एक और संदेश पुतिन को देना चाहते हैं कि असली सत्ता अब भी चीन के हाथ में ही है। किम जोंग उन अब वही करेंगे जो चीन की मर्जी होगी, क्योंकि चीन की मदद के बगैर प्रतिबंध झेल रहा उत्तर कोरिया ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकता। चीन और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य संधि भी है। इसके मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। उत्तर कोरिया एकमात्र देश है जिसके साथ चीन की 65 साल पुरानी सैन्य संधि है। दोनों देशों के बीच 1400 किलोमीटर लंबी सीमा है। जिनपिंग और ट्रंप दोनों चाहते हैं उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप इस मुद्दे पर किम जोंग के साथ बैठक करने की इच्छा शी जिनपिंग से जता चुके हैं। अब देखना है कि क्या उत्तर कोरिया की तानाशाह को शी जिनपिंग मना कर पाएंगे, क्योंकि अगर एटम हाथ से गया तो फिर किम जोंग उन के लिए अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होगा। ऐसे में उम्मीद कम है कि किम जोंग परमाणु पर कोई समझौता करेगा।